मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ। मेरी शादी एक बहुत ही अच्छे परिवार में हुई थी। ससुराल वाले सब बहुत अच्छे थे। मुझे अपनी ससुराल में कोई दुख नहीं था। मैं रोज़ सुबह टहलने जाती थी। मेरी सास भी मेरे साथ जाती थीं। लेकिन 10 मिनट बाद अपना रास्ता बदल कर कहीं और चली जाती और 1 घंटे बाद ही खुद ही वापस आ जाती थीं। वो हमेशा खोई खोई सी रहती। मुझे लगा कि मेरी सास अंदर से बहुत दुखी हैं। मैं बहुत कोशिश करती कि वो मुझसे अपने दिल का हाल बताएं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मैं एक अस्पताल में डॉक्टर थी। एक दिन 2 बजे अस्पताल से घर आते हुए मैंने अपनी सास को जेल के बाहर देखा। वो सड़क की दूसरी तरफ थी, इसलिए जब तक मैं वहां पहुंची वो जेल के अंदर जा चुकी थीं। मैंने गेट पर खड़े आदमी से पूछा तो उसने कहा कि ये माँ जी अक्सर यहाँ आती हैं। मैं वहीं रुक गई। आज मैं अपनी सास से बात करना चाहती थी और जानना चाहती थी कि आखिर सब क्या चल रहा है। आखिर वो जेल में क्या करने आती हैं। लगभग 1 घंटे के इंतजार के बाद मेरी सास जेल के बाहर निकलकर आती मुझे दिखाई दी। मुझे सामने देखकर मेरी सास एकदम से घबरा गईं। लेकिन मैंने बड़े ही प्यार से पूछा, माँ जी आप यहाँ क्या कर रही थीं? क्या आप वो यहाँ रोज आती हैं? आप यहाँ किससे मिलने आती हैं? आज मुझे सब जानना है। मेरी सास बोली, तुम घर चलो, मैं सब बताती हूँ। हम घर आकर कमरे में बैठ गए और मेरी सास बोली कि जब तुम्हें सब पता चल ही गया है तो आज मैं तुम्हें सच्चाई बताती हूँ। मेरी शादी बहुत ही अमीर घराने में हुई थी। मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते थे। मैं अपने ख़ानदान में सबसे बड़ी बहू थी, इसलिए सब मेरी बहुत इज्जत करते थे और मेरा हर हुक्म मानते थे। भगवान ने मुझे 5-5 बेटे दिए थे। मेरे 5 बेटे थे, लेकिन बेटी कोई नहीं थी और मुझे बेटी की बहुत इच्छा थी। मगर भगवान ने शायद मेरी किस्मत में बेटी नहीं लिखी थी। मैं तो यही चाहती थी कि मेरी पहली औलाद बेटी ही हो, लेकिन मेरी इच्छा इच्छा ही बनकर रह गई। 5वां बेटा अभी 2 साल का ही हुआ था कि मेरे पति का एक हादसे में मौत हो गई। मेरे बेटों में साल 2 साल का ही फर्क था और वो सब एक साथ जवान हो रहे थे। मेरे सारे जानने वालों की नज़रें मेरे बेटों पर जमी हुई थीं, क्योंकि मेरे बेटे बहुत ही सभ्य थे, देखने के भी स्मार्ट थे, पढ़ाई में भी सब एक से बढ़कर एक थे। मेरे जानने वालों में न जाने कितने ऐसे थे जो मेरे बेटों को अपना दामाद बनाना चाहते थे। जब लोगों के मुंह से अपने बेटों की तारीफें सुनती तो खुद पर गर्व होता। ये बात उस समय की है जब मेरा बेटा 15 साल का था। तब मेरी एक दोस्त तो अपनी बेटी को लेकर मेरे घर आई। मेरी दोस्त की बेटी लगभग उस समय 12 साल की थी। बहुत ही प्यारी सी बच्ची थी। मेरी दोस्त ने कहा, शारदा हमारे हालात बहुत ख़राब हो गए हैं। हम अपनी बेटी की देखभाल अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आप इसे अपने पास रख लें। बहुत ही उम्मीदों के साथ मैं आपके पास आई हूँ। आज से मेरी बेटी आपकी बेटी हुई। आपको बेटी की बहुत इच्छा थी ना, अब इसे ही अपनी बेटी बना लें। मेरी दोस्त की बेटी आरती मुझे शुरू से ही बहुत प्यारी थी। मेरी कोई बेटी नहीं थी तो मैं अपनी हसरत उसको प्यार करके पूरी कर लेती थी। अब तो वही मेरी बेटी बनकर घर में आ गई थी और मुझे मौसी कहती थी और मेरे आगे पीछे घूमती थी। मेरे सारे काम अपने हाथों से करती। किसी भी काम के लिए कहती तो फौरन भाग भाग कर मेरे सारे काम पल भर में ही कर देती थी। मैं भी उससे उतना ही प्यार करने लगी थी। किसी एक पल के लिए भी उसे अपनी आंखों से दूर नहीं करती थी। भगवान ने मुझे एक बेटी दे दी थी। लेकिन एक दिन आरती का बाप उसे लेने आ गया। कहने लगा, हमारी बेटी हमें वापस कर दो, हम उसे वापस लेने आए हैं। मैं मना करने लगी। मैंने कहा, मेरी आरती के साथ बहुत मोहब्बत बढ़ गई है, उसे यहीं रहने दो, मैं उसे अपनी बेटी बनाकर रखूंगी। आरती का बाप बोला, अगर उसे अपने साथ रखना ही चाहती हो तो उसके नाम कुछ जायदाद करो, जिससे कि उसका फ्यूचर सेफ रहे। मैं आरती से बहुत मोहब्बत करती थी। मैं उससे एक पल भी दूर होना नहीं चाहती थी। इसलिए आरती की मोहब्बत में मैंने अपना एक प्लॉट आरती के नाम कर दिया, जिससे कि उसके बाप को तसल्ली हो जाए। प्लॉट नाम होते ही उसका बाप चुपचाप वहाँ से चला गया। मेरी दोस्त मोना और उसका पति अक्सर आरती से मिलने आते थे और कभी कभी आरती भी उनसे मिलने चली जाया करती थी। मोना के हालात ठीक नहीं हुए थे, इसलिए मैं कभी कभी उसकी मदद कर दिया करती थी। जब भी आरती अपने माँ बाप से मिलने जाती तो मैं कुछ ना कुछ पैसे आरती के हाथों भिजवा दिया करती थी। मेरे बेटे भी आरती से बहुत मोहब्बत करते थे। आपस में सब बहुत ही प्यार से रहते। एक दिन मोना हमारे घर आई। इधर उधर की कुछ बातें करने के बाद कहने लगी, शारदा तुम अपनी आरती से इतना प्यार करती हो तो फिर उसे हमेशा हमेशा के लिए अपने घर में क्यों नहीं रख लेती? मैंने पूछा, वो कैसे? तो कहने लगी, तुम उसे अपने घर की बहू बना लो, उसकी शादी अपने बड़े बेटे से करवा दो, इस तरह वो हमेशा तुम्हारी नज़रों के सामने रहेगी। इस ख्याल से मैं भी चौंक गई और सोचने लगी, हाँ ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। असल में मैंने उसे बेटी और मेरे बेटों ने
अपनी बहन समझा था। फिर मोना ने मुझे समझाया कि तुम्हारे मानने से क्या होता है। तुम भले ही आरती को अपनी बेटी मानती हो, लेकिन वो तुम्हारे पेट से जन्मी बेटी नहीं है। भले ही तुम्हारे बेटे आरती को अपनी बहन मानते हैं, लेकिन उनकी बहन तो नहीं है ना। मुंह बोले रिश्ते बनाने से खून का सगा रिश्ता नहीं बन जाता है। इसलिए आरती और तुम्हारे बड़े बेटे विशाल की शादी होने में कोई हर्ज नहीं है। मैंने अपने बेटे से बात की तो विशाल दंग रह गया। कहने लगा, मम्मी, मैंने आरती को हमेशा अपनी छोटी बहन समझा है। मैं उससे शादी नहीं कर सकता। विशाल शादी के लिए नहीं मान रहा था, मगर मैंने जैसे तैसे करके उसको शादी के लिए राजी कर लिया। मैंने दोनों की एंगेजमेंट कर दी। एंगेजमेंट होने के बाद मोना आरती को अपने साथ ले गई, ये कहकर कि मैं अपनी बेटी की विदाई अपने घर से करूंगी। आरती अपने घर चली गई। मुझे आरती की बहुत याद आती थी, तो मैं उससे मिलने चली जाया करती थी। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। विशाल अपनी पढ़ाई पूरी करके अब नौकरी की तलाश में था, और फिर मैंने आरती और विशाल की शादी करने में और ज़्यादा टाइम नहीं लगाया। मैंने दोनों की शादी कर दी और आरती को बहू बनाकर घर ले आई। आरती को बहू बनाकर मैं बहुत खुश थी। ये भी लगता था कि अगर बाहर से कोई और बहू लाती तो वो ना जाने कैसी निकलती। अच्छा है, देखी भाली लड़की है, घर की बात घर में ही रह गई। शादी के हंगामों से मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। जैसे ही आरती को विशाल के कमरे में पहुंचाया गया तो मैं भी अपने कमरे में आकर सुकून से लेट गई। अभी मुझे ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि विशाल के कमरे से चीखने की आवाज़ें आने लगीं। मैं घबराकर बाहर भागी कि हे भगवान, क्या हो गया। घर में जितने भी मेहमान थे सबके सब इकट्ठे हो गए थे। विशाल के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था और वो सोफे पर बैठा हुआ था, जबकि आरती कमरे के बीचों बीच खड़ी रो रही थी। मैंने आगे बढ़कर उसे गले लगाया और पूछा, क्या हुआ। लेकिन आरती ने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस रोए जा रही थी। फिर मैंने आगे बढ़कर विशाल से पूछा, क्या हुआ है तुम दोनों के बीच। मेरी बात सुनकर विशाल अपनी जगह से उठा और बोला, मम्मी, मैंने इसे तलाक दे दी है। 2-3 दिन में पेपर तैयार हो जाएंगे और उसका और मेरा रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। विशाल की बात सुनकर मैं सुन्न हो गई। सब मेहमानों के मुंह हैरत से खुल गए थे कि नए नवेले दूल्हे ने कमरे में आते ही बीबी को तलाक क्यों दे दी। मैंने गुस्से में आकर विशाल के मुंह पर एक थप्पड़ मार दिया और कहा, तुम क्या बकवास कर रहे हो। उसने कहा, मम्मी, मैं सच कह रहा हूँ, मैं इसे तलाक दे रहा हूँ। मैंने अपने बेटे को फिर से एक थप्पड़ मारा और चिल्लाते हुए पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया। उसने कुछ नहीं कहा, तो मैंने गुस्से से उसे घर से बाहर निकाल दिया और कहा कि आज के बाद तुम हमारे लिए मर चुके हो, इस घर में दोबारा कदम मत रखना। मेरे बेटे ने घर छोड़ दिया, लेकिन उसने मुझे ये नहीं बताया कि उसने अपनी पत्नी को तलाक क्यों दी थी। मैंने आरती से पूछा तो वो कहने लगी, मुझे नहीं पता। कमरे में घुसते ही उन्होंने कहा कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ। इतना कहकर मेरी बहू रोने लगी। सारे मेहमान हम पर चिल्लाने लगे। जितनी मुँह उतनी बातें थीं। मेरे बेटे ने इतने सारे लोगों के सामने मेरी नाक कटवा दी थी। लोग मेरी परवरिश पर सवाल उठाने लगे। मेरी दोस्त मोना भी वहीं थी। वो अपनी बेटी को अपने कमरे में ले गई और मैं अपने कमरे में आ गई। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरा इतना सभ्य और संस्कारी बेटा वो मुझे इस तरह अपमानित करेगा। लेकिन मैं इस उलझन में थी कि उसने अपनी पत्नी को तलाक क्यों दिया होगा। मैं कारण जानने के लिए बहुत बेचैन थी कि कोई तो कारण होगा। अगले दिन मोना और उसके पति ने बहुत हंगामा किया और कहा कि अब हमारी बेटी का भविष्य बर्बाद हो गया। कोई इस तलाकशुदा से शादी क्यों करेगा। तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। उसके पास कोई इतनी बड़ी धन दौलत भी नहीं कि कोई दौलत के लालच में आकर ही उससे शादी कर ले। मुझे बहुत शर्म आ रही थी कि अपने बेटे की वजह से मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। मैंने ठंडे दिमाग से सोचा तो मुझे लगा कि मोना और उसके पति जो कह रहे थे वो सही कह रहे थे। आखिर को तलाकशुदा और एक गरीब लड़की से कौन शादी करेगा। फिर मैंने ये फैसला किया कि मैंने बड़े बेटे को घर और जीवन दोनों से निकाल दिया था, इसलिए उसके हिस्से की सारी जायदाद आरती को दे दी। आरती मुझसे इतना प्यार करती थी कि अपने माता पिता की सलाह के बावजूद वो वापस उनके घर नहीं गई। उसने कहा, मौसी मेरी माँ है, मैं यहीं रहूँगी। आरती मेरे पास ही रहने लगी। वो रोज़ सुबह उठकर पार्क में वॉक करने जाया करती थी। मैं भी जाने देती कि बेचारी लड़की का दिल थोड़ा बहल जाएगा। तलाक के बाद आरती नॉर्मल ही रहती थी। उसके चेहरे पर कोई दुख नहीं था, लेकिन मुझे पता था कि वो खुश नहीं थी। कभी कभी मुझे उसकी अजीब हरकतें लगती थीं, लेकिन मैं ये सोचकर उन्हें नज़रअंदाज कर देती कि शायद इतना बड़ा सदमा लगा है इसलिए ये सब करती है। वो दिन भर फ़ोन पर बातें करती रहती। वो कहती
कि मैं अपनी माँ से बात कर रही हूँ। कभी कभी इतना परेशान हो जाती कि रोने लग जाती। फिर उन्हीं दिनों मेरे ऊपर एक और कयामत टूट पड़ी। मेरे दो सबसे छोटे बेटों का एक्सीडेंट हो गया था और छोटा बेटा मर गया। मेरी तो कमर ही टूट गई थी। एक बेटा न जाने कहाँ भटक रहा था और दूसरा भी मुझे छोड़कर चला गया था। ऐसे मुश्किल समय में आरती ने मुझे संभाला और मुझे सांत्वना दी। समय का काम है गुजरते रहना, ये बुरा समय भी अपनी रफ्तार से निकल गया। कुछ दिन बाद मोना फिर आई और बोली कि तुम्हें अपने दूसरे बेटे की शादी आरती से कर देना चाहिए, क्योंकि तुम्हें आरती की ज़रूरत भी है। उसकी बात सुनकर मैं मान गई। मैंने अपने दूसरे बेटे राहुल से कहा कि मैं तुम्हारी शादी आरती से कर रही हूँ। वो लगभग उसी की उम्र का था, लेकिन वो झिझक रहा था। राहुल बोला कि भाई ने पता नहीं आरती को क्यों तलाक दिया था, मैं उनसे कैसे शादी कर सकता हूँ। मैंने अपने बेटे को ये कसम दिलाकर मना लिया कि अगर तुमने आरती से शादी नहीं की तो मेरा मरा मुँह देखोगे। वो मान गया और आरती से शादी कर लेता है। आरती बेचारी ने तो मुझे साफ साफ कह दिया था कि मम्मी जी, आप अगर मेरी शादी किसी फ़कीर से भी करवाएंगी तो मैं उस फ़कीर से भी शादी कर लूँगी। कितनी प्यारी बच्ची थी। मैंने आरती का माथा चूम लिया। फिर मैंने राहुल और आरती की शादी करवा दी। मैं बहुत आश्वस्त थी कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन दिल में कहीं डर भी लगा हुआ था। मैं सब ठीक होने की दुआएं करते हुए अपने कमरे में आ गई। कुछ ही देर गुजरी थी कि फिर से वही हुआ जिसका मुझे डर लग रहा था। राहुल के कमरे से शोर की आवाज़ें आने लगीं। जब मैं भागती हुई कमरे में गई तो वही दृश्य था जो मैंने एक बार पहले भी देखा था। मेरे इस बेटे ने भी आरती को उसकी शादी की पहली रात को ही तलाक दे दिया। जब मैंने कारण पूछा तो उसने कहा कि कोई कारण नहीं है और घर से खुद ही निकल गया। ये मामला मेरी समझ से बाहर था। आखिर क्या वजह थी कि आरती का एक बार फिर से तलाक हो गया। इस बेचारी का तो घूंघट भी नहीं उठाया गया था। आरती घूंघट डाले बेड पर सर झुकाकर बैठी हुई थी। एक बार फिर हमें अपमानित किया गया। लोग कहते कि इनके घर को नजर लग गई है। अच्छे खासे संस्कारी बेटे इस तरह की हरकतें करके घर छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं। इस बार मुझे शक हो रहा था कि कोई तो ऐसी वजह होगी कि मेरे दोनों बेटों ने आरती को तलाक दे दी। आखिर क्या वजह थी? गलती किसकी थी, मेरे बेटों की या फिर आरती की? यही सब सोचते सोचते मैं चकरा कर रह गई थी। ये इतनी सीधी बात हरगिज नहीं थी जितनी नजर आ रही थी। मैं पागल हो रही थी। मेरे दो बेटे घर छोड़कर चले गए थे। एक की मौत हो गई और एक एक्सीडेंट की वजह से बिस्तर पर था। अब केवल तीसरे नंबर वाला रह गया था। यह अजीब था कि आरती ने इस बार भी अपने माता पिता के साथ जाने से मना कर दिया, लेकिन मेरे साथ रहते हुए भी वो मेरे साथ नहीं थी। वो पूरे समय कमरे में बंद रहती थी। मैं एक दिन बीमार पड़ गई और अपने बेटे को लेकर डॉक्टर के पास गई। लौटने पर मैंने अपने बेटे को कहा कि मुझे भूख लग रही है, चलो कुछ खा लेते हैं। हम एक रेस्टोरेंट में आए। अभी हम दरवाजे पर ही थे कि मैंने अपने बड़े बेटे को देखा। वो एक लड़की के साथ बैठा था। इस लड़की की पीठ हमारी ओर थी, इसलिए देखना संभव नहीं था कि कौन लड़की है। मैं चुपचाप अपने बेटे को लेकर एक कोने में बैठ गई। इतनी दूर से मैं उन दोनों की बातें तो नहीं सुन सकी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वे कुछ बहस कर रहे थे और कुछ तो गड़बड़ है। थोड़ी देर बाद मेरा बेटा विशाल उस लड़की को लेकर चला गया। उस लड़की ने अपने चेहरे पर मास्क पहना हुआ था। मैं हैरान थी कि उस लड़की की शरीर से देखकर लग रहा था कि जैसे वो आरती है, लेकिन उसके मास्क पहने होने की वजह से मैं उसे पूरी तरह पहचान नहीं पा रही थी। फिर मैंने सोचा, वो इसके साथ यहाँ क्यों आएगी? इन दोनों का तलाक हो गया था। लेकिन शक से मजबूर होकर मैंने घर फ़ोन किया। फ़ोन मेरी कामवाली ने उठाया था। मैंने कामवाली से कहा, देखो आरती क्या कर रही है। कामवाली ने कहा कि आरती मेम साहब तो घर पर नहीं हैं। अब तो मेरा शक फिर से जाग उठा। हैरत की बात थी कि जब मैं घर पहुंची तो आरती भी घर आ चुकी थी। घर आने के बाद मैं आरती पर नज़र रखने लगी, लेकिन उसमें कुछ भी संदिग्ध नज़र नहीं आ रहा था, सिवाय इसके कि वो कभी कभी अकेले बाहर जाती थी। एक दिन मैं भी उससे पीछे पीछे चल दी। पार्क में जब वो मेरे दूसरे बेटे राहुल से मिली तो मैं चौंक गई। वो बहुत देर तक उससे बातें करती रही। वो मेरे बेटों से मिल रही थी, लेकिन किस लिए? उन्होंने तो उसे तलाक दे दिया था। मैंने सोचा, अभी से रंगे हाथों पकड़ूं और पूछूं ये सब क्या चल रहा है। लेकिन रात का समय था। राहुल और आरती मुझसे काफ़ी दूरी पर खड़े थे। जब तक मैं उनके पास पहुंची, अंधेरी गली में दोनों गुम हो चुके थे। आरती जब घर आई तो मैंने उससे पूछा तो वो साफ मुकर गई। मैं आरती से उसकी तलाक होने के कारण पूछती तो वो कुछ भी न बताती। मेरे बार बार पूछने पर वो रोने लगती और कहती कि मौसी, मुझे नहीं पता आपके बेटे मुझे क्यों तलाक देते हैं।
अब तो मैं तंग आ गई थी। बड़े बेटे को गुस्से में आकर मैंने खुद ही घर से निकाल दिया था और छोटा बेटा खुद ही घर छोड़कर चला गया था। मैं अंदर से बुरी तरह टूट चुकी थी। मेरा परिवार बिखर गया था। एक बेटा भगवान को प्यारा हो गया था, दो बेटे घर छोड़कर चले गए, एक बेटा बिस्तर से लगा पड़ा था, एक ही बेटा बचा था मेरे साथ। एक दिन मेरी दोस्त मोना मेरे पास आई और कहने लगी, शारदा, तुमने तो मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। अब मेरी बेटी कहाँ जाएगी? उसकी पहाड़ सी जिंदगी कैसे कटेगी? अगर तुम्हारे बेटों को मेरी बेटी को तलाक ही देनी थी तो शादी ही क्यों की थी? शारदा, इसमें तुम्हारी भी गलती है और तुम्हें अपनी गलती का प्रायश्चित करना पड़ेगा। मैं हैरत से मोना का मुंह देखने लगी। कौन सी गलती और कौन सा प्रायश्चित? रिश्ते की बात हमेशा मोना ने ही चलाई थी, लेकिन फिर मैंने सोचा जो भी हो, आरती की जिंदगी तो बर्बाद हो ही गई थी। मैं बोली, मुझे अपनी गलती का कैसे प्रायश्चित करना होगा? मोना बोली, तुम अपनी आधी जायदाद मेरी बेटी आरती के नाम कर दो। ये सब सुनकर तो मैं हक्का बक्का रह गई। मेरी करोड़ों की प्रॉपर्टी थी। पति के मरने के बाद बहुत ही मेहनत से अकेले ही सब कुछ संभाला था और अब भगवान की कृपा से बेटे बड़े हो गए थे तो बेटे ही सब कुछ संभाल रहे थे। उस दिन तो मैंने बात को टाल दिया, लेकिन फिर बार बार मोना मुझे कुछ ज़्यादा ही प्रेशर डालने लगी। लेकिन इतना बड़ा कदम उठाने से पहले मैं एक बार सच्चाई जानना चाहती थी कि आखिर मेरे बेटे आरती को तलाक क्यों देते थे। और उसका मेरे पास एक ही हल था कि मैं अपने तीसरे बेटे की शादी आरती से करवा दूं। और फिर मैंने ऐसा ही किया। मेरा तीसरा बेटा आरती से 2 साल छोटा था। उसकी उम्र अभी बहुत कम थी, लेकिन ये सिर्फ एक फर्जी शादी होनी थी। मैंने पंडित जी को पहले ही सब कुछ समझा रखा था। उम्मीद के मुताबिक आरती शादी के लिए फौरन मान गई। बहुत ही सादगी से दोनों की शादी करवाकर मैंने आरती को अपने बेटे के कमरे में बिठा दिया और अपने बेटे रमन से बोली, रमन, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरे लिए दवा ला दो। रमन दवा लेने चला गया। मैंने जल्दी से रमन की शेरवानी और पगड़ी पहनी और कमरे में दाखिल हो गई। मैंने बहुत धीरे से दरवाज़ा खोला था और अंदर दाखिल हुई थी, जिससे कि अचानक आरती की निगाह मेरे ऊपर न पड़े। घूंघट में सर दिए आरती बेड पर बैठी हुई थी। जरा सी आहट होते ही उसने अपना घूंघट पलट दिया, लेकिन तब तक मैं आरती की तरफ से पीठ कर चुकी थी। मैं आरती के बोलने का इंतजार करने लगी कि आरती कुछ तो बोलेगी। मैं यूं ही शेरवानी उतारने का नाटक करने लगी। तभी आरती बोली, देखो रमन, मेरे साथ स्वागरात के बारे में सोचना भी मत। मैं तुम्हें अपना भाई मानती हूँ और तुम भी तो मुझे अपनी बहन मानते हो। याद है बचपन में तुम कैसे मुझे दीदी दीदी कहकर बुलाया करते थे? प्लीज़ रमन, मुझे तलाक दे दो। मैं तुम्हारे साथ पति पत्नी का रिश्ता कायम नहीं कर सकती। मैंने बहुत मजबूरी में तुम्हारे साथ शादी के लिए हाँ कहा था, नहीं तो तुम्हारी माँ खुद को नुकसान पहुँचा लेती। तुम्हारे भाइयों की बार भी तुम्हारी माँ ने मुझे मजबूर किया था कि अगर तुमने शादी के लिए हाँ नहीं कहा तो मैं खुद को ख़त्म कर लूँगी। तुम्हारी माँ ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें अपनी बेटी से बढ़कर प्यार करती हूँ, मैं तुमसे दूर होकर नहीं रह सकती, इसीलिए मैं तुम्हें अपने घर में ही रखना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती थी मौसी खुद को नुकसान पहुँचाएँ, इसीलिए मैं उनकी बात मान जाया करती थी। लेकिन सुहागरात को ही मैंने तुम्हारे भाइयों को सब कुछ बता दिया था। मैंने उन्हें यह भी बता दिया था कि मैं किसी और लड़के से प्यार करती हूँ और उसके बिना मैं जिंदा नहीं रह पाऊँगी। तुम्हारे भाई मेरी बात समझ गए थे और मुझे तलाक दे दी थी। प्लीज़ रमन, तुम भी मुझे तलाक दे दो और मेरी ज़िंदगी से दूर चले जाओ, नहीं तो तुम्हारी माँ मुझे मजबूर करेंगी तुम्हारे साथ रहने के लिए। मैं हक्का बक्का होकर आरती की बातें सुन रही थी। कितनी फर्राटे से वो झूठ पर झूठ बोले जा रही थी। मैंने तो आरती पर कभी भी प्रेशर नहीं डाला था शादी के लिए। अगर वो मुझे बताती कि वो किसी और से प्यार करती है तो मैं तो उसी लड़के से उसकी शादी करवा देती। मैं एकदम गुस्से से आरती की तरफ पलटी। मुझे सामने देखकर आरती हक्का बक्का रह गई और हड़बड़ाते हुए बोली, मौसी आप यहाँ? मैंने गुस्से में आकर आरती के मुंह पर एक थप्पड़ मार दिया और कहा, आरती, मैंने तुम्हें कब मजबूर किया था शादी करने के लिए? आखिर तू ये सब क्यों करती थी? खुद ही मेरे बेटों से तलाक लेकर और उन्हें घर से क्यों निकलवा देती थी? इतनी देर में आरती समझ चुकी थी। मैं तो गुस्से में न जाने क्या क्या बक रही थी कि तभी आरती ने एकदम मुझे धक्का देकर कुर्सी पर बिठा दिया और मेरे हाथ पैर दुपट्टे से बांध दिए। ये सब उसने इतनी जल्दी में किया था कि मैं कुछ समझ भी ना पाई। उसने मेरे मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। मैं चिल्ला भी नहीं पा रही थी। तभी उसने फ़ोन पर किसी को कमरे में आने के लिए कहा और थोड़ी ही देर में मोना और उसका पति कमरे में थे। आरती ने अपनी माँ को बताया कि माँ, इन्हें हमारी असलियत का पता चल चुका है, अब हमें अपना आखिरी कदम उठाना पड़ेगा।
मोना ने जल्दी से अपने पर्स से प्रॉपर्टी के पेपर्स निकाले और मुझसे उन पर साइन करवाने लगी। बोली कि सारी की सारी प्रॉपर्टी मेरी बेटी के नाम कर दे, नहीं तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। लेकिन मैंने उन लोगों की बात नहीं मानी। तभी बाहर दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। शायद रमन था। उन तीनों ने मुझे बाथरूम में लाकर बंद कर दिया। फिर आरती ने दरवाज़ा खोला। बाहर दरवाजे पर रमन ही था। अंदर आकर आरती से पूछने लगा, आरती, मम्मी कहीं दिखाई नहीं दे रही, पता नहीं कहाँ चली गई। अभी तो मुझसे दवाई मंगवाई थी। आरती बोली, पता नहीं, शायद अपने कमरे में होंगी या फिर ऊपर छत पर होंगी। रमन ये बोलकर वापस चला गया कि अच्छा, मैं मम्मी को ढूंढ कर आता हूँ। रमन के ऊपर छत पर जाते ही उन तीनों ने मुझे स्टोर रूम में लाकर बंद कर दिया। मैं पूरी रात स्टोर रूम में बंद रही। शारीरिक प्रताड़ना से ज़्यादा मानसिक प्रताड़ना हो रही थी। मैं कितना रोई थी। आरती ने मेरे साथ ये सब क्यों किया? मैंने तो उसे अपनी बेटी की तरह पाला था, फिर भी उसने पैसों के लिए इतना घिनौना काम किया। मेरे बेटों को मुझसे दूर कर दिया। पूरी रात मैं आंसू बहाती रही। अगले दिन भी किसी ने मुझे स्टोर रूम से बाहर नहीं निकाला। भूख और गर्मी से मेरा बुरा हाल था। तभी शाम को कहीं जाकर दरवाज़ा खुला और आरती खाने की प्लेट लेकर अंदर आई। बोली, मौसी, खाना खा लो। जब तक प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन नहीं हो जाते, हम आपको मरने नहीं देंगे। कि तभी अचानक कमरे में रमन दाखिल हुआ। उसने आरती को चोटी से पकड़ते हुए उसके मुंह पर एक थप्पड़ मारा। बोला, मुझे तेरी सारी करतूत कल रात को ही पता चल गई थी। जब मैं माँ के लिए दवा लेकर आया था तो मुझे अंदर से कुछ आवाज़ें आ रही थीं। सुनने के लिए मैं दरवाजे पर ही रुक गया था और मैंने तुम लोगों की सारी बातें सुन ली थीं। लेकिन मैंने तुम पर जाहिर नहीं होने दिया, क्योंकि उस समय मैं अकेला था और मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। इसलिए उस समय माँ को ढूंढने का बहाना करके मैं वहाँ से निकल आया। उसके बाद सबसे पहले मैंने अपने भाइयों का पता लगाया और फिर हम तीनों ने मिलकर पुलिस में जाकर रिपोर्ट की। जैसे ही तुम खाने की थाली लेकर ऊपर आई, मैंने पुलिस को फ़ोन कर दिया था, जिससे कि हम तुम्हें रंगे हाथों पकड़ सकें। पुलिस को सामने देखकर आरती बहुत ज़्यादा डर गई थी। उसने सारी सच्चाई पुलिस के सामने बयान कर दी कि कैसे उसके माँ बाप ने लालच में आकर मुझे यहाँ छोड़ा था और कहा था कि धीरे धीरे हम शारदा देवी की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेंगे। धीरे धीरे मैंने पूरे परिवार को तोड़ दिया था। बीच बीच में मैं विशाल और राहुल से भी मिलती थी और उन्हें भड़काती रहती थी कि तुम्हारी माँ कितनी बुरी माँ है, तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं करती हैं, उल्टा कहती हैं कि तुम्हें प्रॉपर्टी से बेदखल कर देंगी। मैंने ही तुम्हारे दोनों भाइयों का एक्सीडेंट करवाया था। इतनी देर में मेरा बेटा रमन मुझे खोल चुका था। सारा बयान सुनने के बाद पुलिस आरती को ले गई। आरती के माँ बाप भी पकड़े गए थे। थोड़ी ही देर में राहुल और विशाल भी आ गए थे। अपने तीनों बेटों को पाकर मैं बहुत खुश थी। लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत किया था, लेकिन भगवान ने उनको उनके किए की सज़ा दे दी थी। वो तीनों जेल में चक्की पीस रहे थे। धीरे धीरे मेरे परिवार में खुशियाँ लौट आई थीं। मैंने अपने तीनों बेटों की शादियाँ कर दी। बड़े बेटे विशाल की शादी तुम्हारे साथ की। उन दोनों की पत्नियाँ भी बहुत अच्छी हैं और अपने परिवार में खुश हैं। मेरा छोटा बेटा भी धीरे धीरे ज़िंदगी की तरफ लौट रहा है और अब भगवान ने चाहा तो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। सुबह सुबह तुम्हारे साथ वॉक पर आया करती थी तो अपना रास्ता बदलकर पार्क के उस हिस्से में चली जाती थी जहाँ मेरा बेटा खेला करता था। वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अब भी जब उसकी फेवरेट जगह पर जाती हूँ तो ऐसा लगता है कि वो मेरे सामने ही खेल रहा है। कुछ देर वहाँ बैठकर थोड़ा सा रो लेती हूँ और मन हल्का हो जाता है। मेरे किए की सज़ा मेरे बेटे को मिली। मैं बेटी की चाह में इतनी अंधी हो गई थी कि आंख बंद करके उन लोगों पर भरोसा कर लिया। तुम सोच रही होगी कि मैं जेल में क्यों जाती हूँ, तो जेल में मैं आरती से मिलने जाती हूँ। जब उन लोगों को तड़पता हुआ देखती हूँ तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। जब भी मैं उन लोगों से मिलती हूँ तो आरती मुझसे रो रो कर माफ़ी मांगती है, मुझे अपनी पिछली मोहब्बत का हवाला देती है, लेकिन मेरा दिल उसकी तरफ से पत्थर हो चुका है। मैं उसे माफ़ नहीं करती। अपनी सास की बात सुनकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। कितना दर्द छुपा हुआ था उनके अंदर। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, अगर किसी के साथ बुरा करोगे तो तुम्हें उसका फल भी बुरा ही मिलेगा। किसी का दिल दुखाकर तुम कभी खुश नहीं रह सकते। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसे ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी में।